हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कहाँ पे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि आर साहब ने दिया था अपना न्यू सेल थ्योरी इन द ईयर 1855। और मैंने आपको प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब भी बताया था, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, सेल डिवीज़न क्या क्या होता है। और मैं अभी ये चीज़ और डिस्कस करूँगा, सेल डिवीज़न, क्योंकि सेल डिवीज़न एक बहुत ही डीप टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैंने शायद ये भी पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। लेट अस प्रोसीड। ठीक ना? तो अब हम लोग चलते हैं 1940 में। तो 1940 में क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है तो फिर उससे क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम लोग को बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, और सेल भी किस चीज़ से बना हुआ है। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ये ऑर्गेनेल क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनेल क्या होता है। तो यहाँ पे 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। तो मैं जैसे आपको बता ही रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तो उसकी डिस्कवरी होने के बाद से हम लोग को बहुत सारे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चलने लगी कि सेल बना किस चीज़ से है, सेल का प्रॉपर पिक्चर क्या है, जो कि हम लोग जैसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप था तो उससे इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती थी कि सेल्स क्या हैं, मतलब सेल किस चीज़ से बने हैं, और सेल को अच्छे से पढ़ पाना ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तो वो क्या पॉसिबल हुआ? पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब बहुत ही जो उसका हार्ड बिहेवियर दिखाता है सेल, हार्ड स्ट्रक्चर था, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग को प्रॉपर पढ़ाई नहीं, उसके बारे में नहीं पढ़ पा रहे थे, स्टडी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग को बहुत हेल्प मिली। किसके लिए? टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेल है, जैसे मैंने आपको सेल बताया ही था। तो सेल, मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये पूरा एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विडी एरिया है, जो कि किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है साइटोप्लाज्म से। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक न्यूक्लियस और एक बाहर एक बाउंड्री और इसके नीचे इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो कि उन सब के इकट्ठा बनने से ही एक पूरे सेल की फॉर्मेशन हुई है। तो इसके अंदर मान लीजिए एक ये स्ट्रक्चर है, एक मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, और एक मान लीजिए किसी और शेप में लेटस बी से ऐसे ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर है। तो ये सब ऐसे कर करके बहुत सारे स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को हम लोग पूरे एक सेल के भाषा में सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, जो कि एक पूरे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे ये अंडरस्टैंडिंग और भी क्लैरिफाई होती जाएगी। ठीक है, तो और फिर आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, ये ORG का मतलब, डॉट का मतलब ऑर्गेनिज्म। ठीक, सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव सेल्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड। तो ये नहीं है कि सिर्फ सेल एक ही काइंड का होता है, सेल बहुत सारे काइंड्स के, मतलब बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लें कि ह्यूमन बॉडी में सेल कितने तरीके के होते हैं। तो ये मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखे जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप इसके फिगर्स एनसीईआरटी के फर्स्ट या सेकंड पेज से देख सकते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम। ओवम जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक और सेल आएगा जिसको हम लोग स्पर्म बोलेंगे। दिस आर द रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स। ठीक, और फैट सेल्स, बोन सेल्स। तो ये हमारे कुछ सेल्स जो हैं कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आप इनके डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड में, आई थिंक नो राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख के और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सेल्स मैंने कहाँ से लिखा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, नर्व सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल है। क्या है? लार्जेस्ट सेल है। सो मुझे लगता है कि उतना तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक, क्लियर के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। लेट अस प्रोसीड। द शेप एंड साइज ऑफ ए सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी, जैसे आपके एनसीईआरटी में ही जो सेल्स दिए
हुए हैं। आप डायग्राम में देखेंगे तो बहुत सारे शेप के हैं, बहुत सारे साइज के हैं। तो वो सब जो शेप और साइज हैं सेल के, वो किससे रिलेट करते हैं? रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, कि वो जो जो फंक्शन जो परफॉर्म वो करते हैं, उस फंक्शन के आधार पे उनका सेल और साइज वो क्या करता है, डिपेंड्स करता है। मतलब कि जैसे आप नर्व सेल देखेंगे तो वो बहुत ही इलोंगेटेड, बहुत बड़ा सा सेल दिखता होगा। अगर आप फोवम का सेल देखेंगे तो फोवम का सेल राउंड दिखता होगा। तो ये उनके फंक्शंस के आधार पे उनका शेप और साइज है। शेप का मतलब कि उनका आकार कैसा है, साइज मतलब कि जैसे नर्व सेल बहुत लंबा है, ओवम सेल एक गोला सा है, और क्या बोलते हैं कि जैसे कि मसल सेल कुछ किसी और साइज का है। तो ये क्या होगा, शेप और साइज। तो वो किस पे रिलेट करते हैं? वो व्हाट दे फंक्शन दे परफॉर्म, उस पे ही रिलेट करते हैं, शेप और साइज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि शेप और साइज ऑफ ए सेल क्यों हम लोग क्यों वो डिफर करते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग बहुत सारे सेल्स को पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे के शेप और साइज में क्यों डिफरेंसेस दिखाते हैं? बिकॉज, तो आप ये आंसर बोलेंगे कि बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब वो उनके फंक्शंस के आधार पे उनका उनमें शेप और साइज में डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। आई थिंक इज इट क्लियर? अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अमीबा। आप लोग अमीबा तो देखे होंगे कि बहुत ही इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप का मतलब कि उसके पास कोई डेफिनेट फिक्स्ड कोई शेप नहीं होती। और एक जैसे नर्व सेल आप लोग देखे होंगे कि ऐसे 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 करके एक इलोंगेटेड सा ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक आप लोगों ने गौर किया होगा, एनसीईआरटी में दिया होगा, ठीक। और एक अमीबा कैसा होता है? अमीबा अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मान लीजिए ये ऐसे करके अमीबा आता है, और ये जो बनता है इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिससे कि वो अपना खाना या फिर प्रे को कैप्चर करता है, जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक ये सेल हो गया कि ये सेल हो गया। तो ये एक शेप का है जिसका शेप फिक्स्ड है, और एक इसका साइज भी मान लीजिए इतना बड़ा सेल है और ये इतना बड़ा सेल है। इसका शेप हालांकि फिक्स नहीं होता, लेकिन जैसे हम लोग एज ए एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका शेप क्या होता है, अलग होता है, इसका शेप अलग होता है। तो ये शेप्स क्यों अलग होते हैं? बिकॉज व्हाट दे फंक्शंस दे परफॉर्म, उनके आधार पे इन लोग का शेप और साइज पाया जाता है। आई थिंक अब आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, जो जो मैंने बोला है, और कहीं पे अगर गलत लग रहा हो तो वो भी बताइए प्लीज़, कृपया करके, क्योंकि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से आपके लिए बिल्ड कर पाऊँगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं जैसे यहाँ पे और आगे मैं बढ़ता हूँ, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अमीबा चेंजिंग शेप, कि इसका इरेगुलर शेप होता है। कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। और ये क्या बनाता है? स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया बनाता है किसके लिए बनाता है? फॉर द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कि इनगल्फिंग द इट्स प्रे, मतलब ये जो भी चीज़ खाना खाता है उसको इनगल्फ करता है, मतलब कि अपने अंदर लाता है। ये ऐसे जैसे ये इसके एक्सटेंशन आ रहे हैं ना, ये इसके एक्सटेंशन और भी गहरे होते जाते हैं, और ये अपने जो भी इसको खाना रहता है उसको पकड़ लेता है और फिर अंदर खींच लेता है। तो ये हो गया अमीबा। ऐसे अभी और मैं बताऊंगा अमीबा के बारे में, ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। मतलब कि जितने भी हर एक लिविंग सेल, जैसे कि ये एक लिविंग सेल हो गया। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? ईच लिविंग सेल। यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि लिविंग सेल में डेड सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखा था? डेड सेल देखा था उन्होंने। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कैसा था? वो डेड सेल्स थे। उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से डेड सेल देखा था। और फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने देखा था? एविलुवन हुक ने देखा था। आई थिंक ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन लोग के पास कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी यानी कि वो लोग कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किस टाइप के? बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन से आप लोग का क्या मतलब? क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जो चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसका
हर एक वर्ड का, एक एक वर्ड का बहुत ही डीप मीनिंग है। बेसिक फंक्शंस जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो एक ह्यूमन बॉडी में अगर मैं लाइफ प्रोसेजेस की बात करूं, लाइफ प्रोसेस मतलब कि अगर एक जिंदा व्यक्ति है तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं। तो एक मैं बात करूं जैसे कि डाइजेशन चलता है, रेस्पिरेशन चलता है, एक्सक्रीशन चलता है, रिप्रोडक्शन चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ कुछ ये लाइफ के कुछ बेसिक फंक्शंस होंगे। वैसे भी एक सेल के भी पास इतनी कैपेसिटी होता है कि वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, और वो क्या बनाता है, कैरेक्टराइज करता है लिविंग फॉर्म को। आई थिंक क्लियर होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जितने भी जो ईच लिविंग, ईच का मतलब हर एक लिविंग सेल्स, ना कि डेड सेल, हर एक लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिक फंक्शंस किस किस रूप में हो सकता है, जैसे मैंने ह्यूमन बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ क्या क्या हो सकता है। वैसे ही ये जो हर एक सेल होते हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और वो और उससे हम लोग को क्या पता चलता है, जो भी वो हर एक लिविंग सेल जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कैरेक्टराइज करता है, लिविंग फॉर्म को कैरेक्टराइज करता है कि वो सेल जिंदा है, लिविंग है। आई थिंक क्लियर हो गया। और इसका क्या मतलब होगा कि लिविंग है, मतलब अगर वो सेल ये सब फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म, कि एक वो चीज़ जीवित है और वो चीज़ अपना बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। हमको लगता है यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या लिखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिकली मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक, ह्यूमन बॉडी में आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है डाइजेशन लिखा है, रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन लिखा है, रिप्रोडक्शन होता है। तो डाइजेशन में जैसे हम लोग क्या इन्वॉल्व होता है, हम लोग का पेट इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग स्टमक करते हैं, विंड पाइप होता है, माउथ होता है। तो ये हमारे अलग अलग पार्ट्स हो गए, ठीक। और रेस्पिरेशन में लंग्स इन्वॉल्व होता है, और क्या बोलते हैं कि नोज़ इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। एक्सक्रीशन में हमारे और भी सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की, तो उसके अंदर आ जाएगा हमारा जैसे अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, ठीक ना। और जैसे रिप्रोडक्शन में भी हम लोग का बहुत सारे सिस्टम आ जाएंगे। तो ये क्या हो गए, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं। इसके लिए अलग एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या हो, अलग अलग सिस्टम। तो हमारे बॉडी में ये इतने जितने भी सिस्टम है ये कैसे हैं, कोई पेट जैसे अलग काम कर रहा है, और हमारा लंग्स अलग काम कर रहा है, और भी बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग को, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन मतलब कि लेबर जो भी हमारे काम कर रहे हैं, अलग अलग सेल्स, अलग अलग सिस्टम्स, उन सब में डिवीजन है कि नहीं, कि कोई ये सेल्स ये सिस्टम डाइजेशन करेगा, ये सिस्टम रेस्पिरेशन, ये सिस्टम एक्सक्रीशन। तो ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हम लोग के शरीर के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर। वैसे ही, ठीक ना, ये मैंने क्या की बात एक पूरे ह्यूमन बॉडी की, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने सारे सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग की ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपली ये मतलब होता है कि हमारे सिस्टम्स में बंटवारा है, कि कोई ये सिस्टम अपना ये काम करेगा, ये सिस्टम अपना ये काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक ना। तो ये हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, इतने सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ठीक ना। ये एक ह्यूमन बॉडी हो गया। ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अब हम लोग पहुँचते हैं सिंगल सेल। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ अमीबा की। अमीबा क्या है, सिंगल सेल ही है, या फिर कोई भी लेट एक्स, मतलब एक्स क्या मतलब कोई भी सेल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उस सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मतलब एक सेल ये थोड़ी है कि ये एक, मान लीजिए एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, तो ये थोड़ी है कि ये पूरा सेल है तो इसके अंदर ये बॉर्डर हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब ये पूरा कंप्लीट सेल हो गया। और इसी का, और यही पूरा काम कर रहा है। काम करने का मतलब कि ये तीन चीज़ मिलकर तो पूरा काम सिस्टम संभाल नहीं सकते। इसके लिए भी कुछ इसके अंदर और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके अंदर फिर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है, वैसे ही ये एक, मान लीजिए एक सेल है,
और एक सेल के अंदर भी हम लोग को डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ये नहीं कि ये पूरा एक सेल है तो इसके अंदर और कुछ नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर भी और भी सारे बहुत सारे चीज़ पाए जाएंगे जो कि अपना अलग अलग काम करेंगे, उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा। एक सेल के अंदर में एक ह्यूमन बॉडी जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि उसमें एक अलग अलग सिस्टम, मतलब अपना अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम करेगा और अलग अलग काम करने को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ऐसे ही एक सेल यूनिसेलुलर सिंगल सेल के अंदर भी हम लोग को बहुत सारे, एक सेल के अंदर जैसे कि एक सेल भी क्या करता है, कभी कभी रेस्पिरेशन दिखाता है, कभी कभी डाइजेशन भी दिखाता है, कभी एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सब भी एक क्या हो गया, काम हो गए। तो ये एक सिंगल सेल भी दिखाता है और ये किसकी मदद से दिखाता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है, एक मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है, एक मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये मत समझिए कि मैंने ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनेल्स के अंदर हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर देखेंगे और इन्हीं डिवीजन ऑफ लेबर से ही इनका फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेक अ सेल लाइव, इन्हीं सब से मिल के एक पूरा सेल बनता है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक सेल में लिविंग लाइफ आती है, मतलब मेक अ सेल लाइफ एंड एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इन्हीं सब की वजह से ये जो ऑर्गेनेल होते हैं ये क्या बनाते हैं, सेल को लाइव बनाते हैं और इन्हीं ऑर्गेनेल के मदद से डिवीजन ऑफ लेबर होता है एक सेल के अंदर और वो क्या करते हैं, परफॉर्म फंक्शंस, क्या करते हैं, फंक्शंस शो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा और ये पॉइंट भी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ह्यूमन बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर दिखाया जाता है, अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं, वैसे ही एक सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम लोग जो सेल के अंदर पाया जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म है ना, ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हम, ये मैंने लिक्विड चीज़ बताई थी कि इसके अंदर एक सेल एक बाउंड्री हो गया, ये मान लीजिए एक बाउंड्री, एक ये न्यूक्लियस, एक डार्क स्पॉट, ये लिक्विड हो गया जिसको हम साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स के पार्ट पाए जाते हैं, सेल्स जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं जिससे कि सेल लिविंग रहता है और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन, सेल फंक्शन परफॉर्म करता है।